गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैकाले का विवरण पत्र 1835 के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म प्रचार करना था, लेकिन धीरे धीरे देश के पर्याप्त भूभाग के शासन की बागडोर कंपनी के हाथ में आने लगी और सत्ता में राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अपनी इस सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा का आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा हेतु किए गए प्रयास। सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही, किंतु उसके उपरांत उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गईं। मतलब ये हुआ कि सन 1765 तक जो कंपनी थी उसने प्राथमिक शिक्षा तक सीमित थी, उसके ऊपर की जो शिक्षा थी उसके बारे में नहीं विचार किया, यानी कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बारे में विचार नहीं किया था। लेकिन उसकी शिक्षा नीतियाँ थी उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने अनुसार भारतीयों को शिक्षा या अपने अनुसार कार्य कराना चाहती थी और कार्य करवा भी रही थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में नया मोड़ दिया और उन्होंने शिक्षा में कुछ परिवर्तन किए और उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इस हेतु 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन दोनों कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों और हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानूनों में विशेष योग्यता प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार करना था। इनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा का उनका मेन उद्देश्य था कि ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना जो ब्रिटिश सरकार के लिए, यानी कि उनकी कंपनी के लिए या उनकी सरकार के लिए काम करें। मैकाले का विवरण पत्र। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। जब मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था तब प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था और वो विवाद बहुत उग्र रूप धारण उस समय कर चुका था। लेकिन मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के व्यक्तियों का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखनबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड बेंटिक के पास भेज दिया। इन्होंने 1 लाख रुपए की जो धनराशि थी वो किस तरीके से और कहाँ पर व्यय करनी है इसका उन्होंने अध्ययन किया, यानी कि मैकाले ने अध्ययन किया और अपने विवरण पत्र में इसको लेखबद्ध करके, यानी कि लिखकर 2 फरवरी को लॉर्ड बेंटिक के पास इन्होंने भेज दिया। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता नगर में की गई। यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था तथा अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद 1813 का आज्ञा पत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आज्ञा पत्र थे वो हर 20 साल के बाद उनका पुनरावर्तन किया जाता, उन्हें संशोधित किया जाता था। उसमें जो भी नई चीज़ों को जोड़ना हटाना होता था वो किया जाता था। इस उद्देश्य से सन 1813 के आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके
भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा। सन 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा ने भारतीय की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया और उसे उनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। इस आज्ञापत्र में यानी जो 1813 का आज्ञापत्र था उसमें भारतीयों की जो शिक्षा थी वो कंपनी को दे दी गई, यानी कि शिक्षा का जो भी भार था वो कंपनी को सौंप दिया गया और सरकार ने कंपनी को यह आदेश दिया कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा के लिए व्यय की जाए। इसके बाद मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की। 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। यानी कि जो मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र दिया उसमें जो 43वीं धारा थी उस धारा के अनुसार 1 लाख रुपए के लिए खर्च करने के लिए यानी व्यय करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं था। उससे सरकार अपनी इच्छा अनुसार यानी कि जो कंपनी थी उसे दायित्व दिया गया था, वो अपने अनुसार इच्छा के अनुसार कैसे भी कहीं भी और किसी भी रूप में वो उस धनराशि को व्यय कर सकते थे। साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। साहित्य में अंग्रेजी और अरबी जो साहित्य थे यानी कि संस्कृत और अरबी साहित्य थे, सिर्फ वही नहीं और अंग्रेजी साहित्य को भी उसमें सम्मिलित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। यानी कि जो भारतीय विद्वान थे वो मुसलमान, मौलवी या संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा के या साहित्य के विद्वान भी हो सकते थे। इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हों पर रुचि और विचार और नैतिकता या विद्वता में अंग्रेज होगा। यानी मैकाले का जो मेन उद्देश्य था ये था कि जो शिक्षा है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि शिक्षा तो वो भारतीयों को प्रदान करे लेकिन उसके अंदर जो रुचियां हो, जो विचार हो, जो नैतिकता हो, वो सब की सब अंग्रेज वाली हो। यानी कि वो जो भी शिक्षा ग्रहण करें, जो भी कार्य करें, वो सब के सब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करें। मैकाले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा नीति के दोष। भारतीयों में फूट का बीजारोपण करना। जो मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई थी उसके ये दोष थे कि भारतीयों में फूट डालने का काम किया उसकी शिक्षा ने। भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई, यानी कि भारतीय जो साहित्य था या भारत की जो संस्कृति थी उसकी अवहेलना की। भारत के धर्म की अवहेलना की गई। विदेश की सभ्यता को भारत पर थोप दिया गया और भारत में ऐसे शिक्षित वर्ग को तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे। यानी कि ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया जो सिर्फ अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे, यानी कि उनका कार्य करे, उनकी कंपनी के लिए और उनकी सरकार के लिए कार्य करे। मैकाले के सुझाव से भारतीय शिक्षा पर हुए सार्थक प्रभाव। भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वारा खुलना, भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास करना, भारत में राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करना। मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नलिखित शब्दों में घोषित किया। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। जब 1835 में मैकाले के द्वारा जब जो पत्र था उनका आज्ञा पत्र जब बेंटिक के पास पहुंचा 7 मार्च को, तो उन्होंने मैकाले के जो विचार थे उनको स्वागत किया और
उन विचारों से वो प्रभावित हुए और उन्होंने शिक्षा के लिए जो भी धन निर्धारित था व्यय करने के लिए, वो बेंटिक का कहना था कि वो धन अंग्रेजी शिक्षा में अगर लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। 1839 लॉर्ड बेंटिक के जाने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। लॉर्ड बेंटिक जब चले गए, उनके जाने के बाद ऑकलैंड ने गवर्नर का जब पद संभाला था, तो ऑकलैंड ने यह निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों को प्रति वर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया और प्राच्य पाश्चात्य विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया।